Hello student, very good evening. I hope you are fine. Welcome to expert classes by मंजू मैम। स्टूडेंट, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि इस समय हम आप लोगों का मॉडल पेपर स्टार्ट किए हुए हैं। तो आज ये मॉडल पेपर जो हमारे बच्चे एमए 4th सेमेस्टर में है, जिनका एग्ज़ाम जो है एमए 4th सेमेस्टर पेपर कौन सा है ये याद रखिएगा कि आप लोगों का फर्स्ट पेपर है। पेपर का नाम क्या है? तो पर्सन विथ डिसएबिलिटी। ये होम साइंस का पेपर स्टूडेंट, जो ब्रांच है आपका ह्यूमन डेवलपमेंट उसका। इसका एग्ज़ाम आप लोगों का परसों यानी कि 25 जून को जो है होना निर्धारित हुआ है। हाँ, और आप लोगों को सिर्फ एक ही लेक्चर देखना है स्टूडेंट। एक ही लेक्चर में आप सभी लोग जो है पास हो जाएंगे। तो देखिए, कुछ समय अभाव होने की वजह से लोगों का जो है मॉडल आ पाए, क्योंकि उस समय आप लोगों के जो जूनियर्स थे उनका हम मॉडल पेपर चला रहे थे। तो आज देखिए आप लोगों का जो है ये मॉडल पेपर हम लेकर आए हैं। तो आइए स्टूडेंट, हम लोग स्टार्ट करते हैं। आप लोगों का देखिए पहला क्वेश्चन है, क्या अधिगम अक्षमता का अर्थ एवं परिभाषा देते हुए इस अक्षमता के लक्षण बताइए। अधिगम का मतलब क्या होता है? सबसे पहले हम ये चीज़ सोचते हैं, समझते हैं, जानते हैं। तो देखिए, अधिगम का मतलब होता है सीखना। ठीक है, अधिगम का मतलब क्या होता है? सीखना। अक्षमता का मतलब क्या होता है? अक्षमता का मतलब होता है कि मतलब जैसे कोई काम हम सीखने में क्या है असफल हो रहे हैं, या जो हमारी अधिगम जो अक्षमता है वो जो है स्लो लर्निंग की तरह है। यानी कि कोई काम जो है सीखने में या पढ़ने लिखने से ही संबंधित जो भी मैटर है उसको सीखने में क्या है, हमें अधिक समय लग रहा है। तो देखिए यहाँ पे क्या है, अधिगम अक्षमता को अंग्रेजी भाषा में लर्निंग डिसएबिलिटी कहते हैं। लर्निंग डिसएबिलिटी इस शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम डॉक्टर सैमुअल किर्क ने उन बच्चों के लिए किया था जो कि बाध्यता की किसी भी श्रेणी में न होने के बावजूद भी सीखने संबंधित गंभीर समस्या से जूझ रहे थे। देखिए, यानी कि यहाँ पर उन्होंने क्या बताया? उन्होंने ये बताया कि वो बच्चे जो है किसी भी मतलब बाधित नहीं, जैसे मैंने विकलांग की श्रेणी में नहीं है, लेकिन फिर भी क्या है, वो किसी न किसी कारणवश से जो है उन पाठों को, उन अध्यायों को सीखने में क्या है, मतलब समस्या उत्पन्न हो रही हूँ। यानी वो जल्दी जैसे इस चीज़ को जो है सीख नहीं पा रहे, अर्थात कि शारीरिक से तो वह ठीक ठाक प्रतीक हो रहे, यानी कि उनको देखने से आपको लगेगा कि नहीं वो मतलब इस समस्या से ग्रसित है, वो देखने में ठीक ठाक है, परंतु उन्हें मूलभूत कौशलों को सीखने, शाला में अपने कार्यों को पूरा करने में क्या हो रही, कठिनाई हो रही है। अर्थात इन्हें एक छिपी हुई विकलांगता माना जा सकता है। उनके लिए विशेष शिक्षा क्षेत्र में एक नए सरवर्ग को जो है शामिल किया गया था। ठीक है, तो यानी कि इस जो है अक्षमता को भी, इस डिसएबिलिटी को भी क्या हुआ, वैज्ञानिकों ने या विद्वानों ने जो है इसको पाया और इसके लिए भी नए नए जैसे प्रावधान जो है लोगों के लिए लाए, ताकि लोग जो है अपने बच्चे के बारे में जान सके, वो जान सके कि सभी बच्चे क्या एक समान नहीं होते हैं। सबकी जो बुद्धि लब्धि होती है, तर्क करने की जो शक्ति होती है, सीखने की जो शक्ति होती है, वो सभी बच्चों का जो है एक समान नहीं होता, अलग अलग होता है। अब आइए देखिए, हम परिभाषा देख लेते हैं कि अधिगम अक्षमता की परिभाषा क्या है। तो किर्क के अनुसार जिसके अनुसार अधिगम अक्षमता एक या एक से अधिक, ठीक है, अधिक प्रक्रियाओं जैसे बोलना, भाषा, पढ़ना, लिखना, गणित करना, स्पेलिंग से विलंबित विकास है। ठीक है, तो उन्होंने क्या बताया कि उन्होंने ये बताया कि जो अधिगम अक्षमता है वो क्या है, बच्चा जैसे बोलने में, ठीक है, पढ़ने में, लिखने में, गणित को करने में, जोड़ घटाव करने में जो है कंफ्यूज हो रहा है, ये सब क्या है आपके जो है अधिगम अक्षमता के जो है अंतर्गत आते हैं। ठीक है, अब आइए देखिए अधिगम अक्षमता के प्रकार देख लेते हैं। आपने एक मूवीज देखी होगी आमिर खान की, तारे जमीन पे। ठीक है, आपने एक मूवीज देखा स्टूडेंट, आमिर खान का पिक्चर क्या था उस नाम का? तो तारे जमीन पे ना, यही था ना मूवीज का ना, जिसमें क्या था, उस लड़के को जो है उस लड़के को क्या था, 6 और 9 में अंतर नहीं समझ में आता था, बी और डी में अंतर नहीं समझ में आता था। तो देखते थे ना कि वो 6 को क्या करता था, 9 लिख देता था, और जो है 63 को 36 लिख देता था। ऐसे क्या तो गणितीय समझ में आ गया ना। तो देखिए यहाँ पर डिस्ग्राफिया है, सॉरी डिसलेक्सिया का मतलब क्या होता है स्टूडेंट? तो देखिए डिसलेक्सिया का मतलब है आपका कि यह
देखिए यह शब्द ग्रीक भाषा से लिया गया है। इसमें डाइज, ठीक है, का अर्थ है कमी या अपर्याप्तता, और लेक्सिया का अर्थ है शब्द संबंधित। इस प्रकार डिस्लेक्सिया का तात्पर्य शब्दों के प्रयोग संबंधी कमी है, अर्थात वह बालक जिसे भाषा पढ़ने, बोलने, सुनने, स्पेलिंग करने और समझना संबंधित कठिनाई होती है, उसे ही क्या कहते हैं, डिस्लेक्सिया के अंतर्गत आता है। ठीक है, अब आइए देखिए डिस्लेक्सिया के लक्षण क्या होते हैं। तो डिस्लेक्सिया के जो लक्षण होते हैं वो क्या, अक्षरों को ना पहचान पाना, ठीक है, पढ़ने व वाचन में अशुद्धता, सही उच्चारण का अभाव, वर्तनी करने में त्रुटियां अर्थात शब्दों के क्रम में परिवर्तन व उलट पुलट करना। उलट पुलट ऐसे जैसे हमने बताया ना, 3 को क्या लिख देना, 3 को ऐसे लिख देना, ठीक है, 9 को कैसे लिख देना, 9 को 6 समझना। तो ये क्या हुआ, शब्दों के क्या किया, उल्टा पुल्टा कर दिया ना। फिर क्या, भाषा के जटिल उपयोग जैसे व्याकरण संबंधित कठिनाई इत्यादि, ये क्या सब आपके डिस्लेक्सिया के लक्षण। अब आइए देखिए डिस्ग्राफिया। डिस्ग्राफिया जो होती है वो क्या है, लेखन संबंधित जो है अक्षमता है। तो देखिए इसे लेखन संबंधित अक्षमता यहाँ पे लेगा, ठीक है, अक्षमता कहते हैं, तथा लिखने संबंधित कठिनाई का सामना इसमें क्या है, बच्चे को करना पड़ता है। अब आइए देखिए इसका लक्षण क्या क्या है। तो शब्दों को ठीक से ना लिख पाना। दूसरा क्या है, शब्दों को बदलना, जैसे ज के स्थान पर ग लिखना। लिखते समय शब्दों की वर्तनी करने में त्रुटि करना। गंदी व अस्पष्ट राइटिंग का होना, लिखावट का होना। बोर्ड, किताब इत्यादि में गलत कॉपी करना। ये बोर्ड पर कुछ और लिखा है और उसने क्या किया, उसको कॉपी पर कुछ और लिख दिया, वो क्या है, आपका डिस्ग्राफिया से संबंधित हो गया। अब देखिए इस तरह से आप लोगों को क्वेश्चन जैसे ये अति लघु में भी आ सकता है स्टूडेंट, कि डिस्लेक्सिया के बारे में टिप्पणी लिखिए, डिस्ग्राफिया के बारे में टिप्पणी लिखिए, या क्वेश्चन आपका इस तरह से भी आ सकता है कि दो जो है अधिगम अक्षमता के दो प्रकार को बताइए। तो आप क्या बता सकते हैं, डिस्ग्राफिया भी लिख सकते हैं, डिस्लेक्सिया के बारे में भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, अब आइए देखिए डिस्कैलकुलिया। डिस्कैलकुलिया में क्या है, तो गणितीय गणना करने संबंधित अक्षमता, अंकों को समझना, अंकों का उपयोग करने में संबंधित कठिनाई को डिस्कैलकुलिया कहते हैं। जैसे क्या, 6 के स्थान पर 9 लिखना, 63 को क्या 36 लिखना, ये क्या, ये आपका डिस्कैलकुलिया के अंतर्गत। अंकों का उपयोग जोड़, गुणा, ठीक है, गुणा, फिर क्या, भाग, घटाना संबंधित गणना करने में अत्यधिक कठिनाई का जो है सामना करना पड़ता है। तो देखिए गणितीय जो है अक्षमता को जो है उसको हम किस नाम से जानेंगे, तो डिस्कैलकुलिया के नाम से जानते हैं। अब आइए देखिए अगला हमारा क्या है, अगला जो है आपका डिस्प्रैक्सिया। डिस्प्रैक्सिया में क्या है, तो यह विशेष यह अक्षमता यहाँ पर होगा, अक्षमता, यहाँ पर अक्षमता बना लीजिए, बना लीजिएगा, ठीक है। यह अक्षमता विशेष रूप से गामक, गामक मतलब गति, ठीक है, गामक, इसको बना लीजिए, गामक कौशलों के विकास में क्षमता में कठिनाई को दर्शाती है। इसके लक्षण जो है प्रमुख है। पहला क्या, सूचना गामक कौशल के क्रियान्वयन, समन्वय और समायोजन में कठिनाई होता है। दूसरा क्या, गामक क्रियाओं को क्रमबद्ध कर पाने में कठिनाई होता है। दिशा का सही ज्ञान न होना, जैसे दाएं और बाएं में अंतर नहीं समझा। जैसे कि मान लीजिए दाहिना हाथ उठाने के लिए कहा गया तो क्या किया, उस बच्चे ने बायां हाथ उठा दिया, बायां हाथ उठाने के लिए कहा गया तो वो दाहिना हाथ उठा दिया। ये क्या है, आपका गामक जो है अब गामक क्या अक्षमता है, या इसी को डिस्प्रैक्सिया कहते हैं। अब देखिए इस अक्षमता के क्या क्या कारण हो सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर पहला कारण क्या, प्रमस्तिष्कीय क्षति या कामा रहेगा, आंगिक व जैविक कारण हो सकते हैं। दूसरा क्या, जीव रासायनिक असंतुलन हो सकता है, वातावरणीय कारक हो सकते हैं, और क्या आनुवंशिक कारक हो सकते हैं। तो ये सब क्या है, ये आपके जो है इस अधिगम से संबंधित यानी डिस्प्रैक्सिया से संबंधित जो है ये क्या है, आपके कारण हैं। ठीक है, अब आइए हम बात करते हैं, अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, अधिगम अक्षमता के लक्षण एवं विशेषताएं। तो अधिगम अक्षमता के लक्षण और विशेषताएं क्या हैं बच्चे, तो देखिए पहला क्या, अति क्रियाशीलता, मतलब बहुत जल्दी किसी चीज़ को काम करने के लिए वो हो तो जाते हैं लेकिन फिर क्या करते हैं, फिर उनको चीज़ें नहीं समझ में आती तो वो चीज़ जो है धीरे धीरे। फिर क्या, प्रत्यक्षीकरण एवं गामक बाधिता, यानी वो उसमें जो है प्रत्यक्षीकरण मतलब वो साफ साफ देख नहीं पा रहे हैं, और कहीं ना कहीं क्या, गति बाधिता भी उनके अंदर आ रही। फिर क्या, साधारण
संयोजन एवं समन्वय का अभाव। साधारण से साधारण शब्दों को जो है वो संयोग नहीं कर पा रहे हैं, उसमें जो है संतुलन नहीं बना पा रहे हैं, इस कारण। फिर क्या, एकाग्रता संबंधित विकार, ध्यान विचलन, वो एकाग्र नहीं हो पा रहे हैं। जब एकाग्र नहीं हो पाएंगे तो आप चीज़ों को कैसे सीखेंगे। फिर क्या, आवेश पूर्णता, आवेश में हमेशा वो रहते हैं। फिर क्या, स्मृति एवं चिंतन संबंधित विकार, मतलब लिखी हुई चीज़ें या याद की हुई चीज़ें क्या होती हैं, भूल जाना। ठीक है। फिर क्या, पढ़ने लिखने, वर्तनी करने, गणितीय संख्या की विशेष समस्याएं, यानी पढ़ने लिखने में भी क्या, और उनको जो है समस्या होती है। गणित के जो संख्याओं में भी कन्फ्यूजन होता है, जैसे 6 को जो है 9 समझना, 36 को जो है 63 समझना, ये सब क्या, सब आपका जो गणितीय। फिर क्या, वाणी एवं सुनने संबंधित वैज्ञानिक को हम कुछ बोल कुछ और है, जैसे ज बोल रहे हैं तो उनको क्या ग सुनाई दे रहा, क बोल रहे हैं तो उनको क्या सुनाई दे रहा, ख सुनाई दे रहा। तो इस तरह से क्या है, ये जो वाणी जैसे ध्यान से सुनो तो उनको ज्ञान से सुनो, जैसे हमने बोला ध्यान से सुनो तो उनको क्या सुना, ज्ञान है। ठीक है, तो ध्यान फिर ज्ञान, ये क्या हो रहा है, ये मतलब प्रोनाउंसिएशन जो हो रहा है उनको स्पष्ट नहीं हो पा रहा है। तो ऐसे बच्चे भी क्या होता है, वो चीज़ें वो जो है गलत चीज़ों को सीखेंगे और धीरे धीरे सीखेंगे। ठीक है। अब आइए बात करते हैं हम दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न हमारा क्या है कि शारीरिक विकलांग बालकों की विशेषताएं बताइए। तो देखिए, शारीरिक विकलांग बालकों की विशेषताएं निम्नलिखित है। पहला क्या, ये बच्चे सरलता से चल नहीं सकते। दूसरा क्या, शारीरिक कार्यों को करने में कठिनाई का अनुभव करते हैं, वस्तुओं को रखने व उठाने में असमर्थता दिखाते हैं, अक्सर लड़खड़ा कर चलते हैं, जोड़ों में दर्द की शिकायत करते हैं, उनकी मांसपेशियां सुचारू रूप से कार्य नहीं करती हैं। ऐसे बालक अक्सर क्या होते, दूसरे पर निर्भर होते हैं। अधिकतर देखने में आया है कि ऐसे बालकों में जो क्या होती है, संवेदनशीलता जो होती है अधिक होती है। फिर क्या, गंभीर रोगों से ये बाधित होते हैं। ऐसे बालक दुख का अनुभव करते हैं। सामाजिक दृष्टि से समायोजन का अभाव जो इसमें पाया जाता है। इन बालकों में ध्यान केंद्रित करने का भी अभाव पाया जाता है। ऐसे बालकों की आवश्यकता और सामान्य बालकों की आवश्यकताओं में क्या होती है, अंतर होती है, भिन्नता होती है। इनके शारीरिक अंगों में समानता नहीं होती है, यह जिज्ञासु प्रवृत्ति के होते हैं। तो ये देखिए 15 जो है आपके जो है ये क्या, शारीरिक विकलांग बालकों की क्या थी, विशेषताएं थी। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं और या तो फिर इसी में जो इन 15 पॉइंट को लिखकर आप इसको डिफाइन भी कर सकते हैं। जिससे बच्चे सरलता से नहीं चल सकते हैं, तो जाहिर सी बात है कि अगर कोई बच्चा विकलांग हो गया तो वो कैसे आसानी से चल सकता है, आप इसको अपने शब्दों में जो है आप उसको बढ़ाकर थोड़ा सा आप लिख सकते हैं। ठीक है। अब आइए बात करते हैं हम तीसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या है कि विकलांग बालकों से आप क्या समझते हैं तथा विकलांग बालकों की विशेषताएं और विकलांगता के कारण बताइए। तो सबसे पहले हम विकलांग बालक किससे कहते हैं या विकलांग बालक क्या होते हैं इसके बारे में देखते हैं। तो देखिए, विकलांग बालक वह या वे होता है, विकलांग बालक वे होता है जिनमें कोई शारीरिक न्यूनता होती है। यह शारीरिक न्यूनता छोटी या बड़ी हो सकती है। न्यूनता का मतलब कि कमी, न्यूनता का मतलब क्या हुआ स्टूडेंट, कमी। इसका कारण जन्मजात या कोई बीमारी या दुर्घटना हो सकती है। यानी कि जो विकलांग बच्चे होते हैं वो क्या आपके जन्मजात भी हो सकते हैं। ठीक है, किसी बीमारी के कारण भी वो बच्चे विकलांग हो सकते हैं, या किसी का कोई एक्सीडेंट हो गया, दुर्घटना हो गई, उस कारण भी क्या होते हैं वो बच्चे विकलांग हो जाते हैं। ठीक है। फिर क्या है आपका, वे बालक आते हैं जो, ठीक है, इस कैटेगरी में होगा ना, ये यहाँ पर गलत हो गया, यहाँ पर रख लीजिएगा, या इसके अंतर्गत वे बालक आते हैं जो अंग भंग, अंधे, बहरे, गूंगे, हाथ पैर से अपंग, अन्य शारीरिक बाधाओं से क्या होते हैं, ग्रस्त होते हैं। अन्य शारीरिक बाधाओं से क्या होते हैं, ग्रस्त होते हैं। तो देखिए, विकलांग बालक के अंतर्गत कौन कौन से बालक आएंगे, तो जो बालक जिनका अंग भंग हो गया हो, ठीक है, जो बालक जो है मतलब अंधे हों, बहरे हो, गूंगे हों या अपंग हो। ठीक है। तो इस देखिए, दिस इज रेडी, मतलब इसके अंतर्गत ये अंग्रेजी ले लिया स्टूडेंट। ठीक है। तो ये आप थोड़ा सा इसको टाइपिंग है गलत हो गया है, तो इसको आप लोग सही कर लीजिएगा। फिर देखिए, विकलांग बालकों में जिस प्रकार की भिन्नता होती है उसी प्रकार की उनकी शारीरिक और मानसिक योग्यता में भी भिन्नता होती है। यानी जैसा बच्चा जैसे मान लीजिए आँख से, जैसे कोई बच्चा विकलांग है, ठीक है, आँख से जो विकलांग है, और कुछ जो बच्चा जो है कान से कम सुन रहा है, तो ये क्या हुआ, अलग अलग जो है विकलांगता हुई। तो जो है उनकी सीखने की जो है योग्यता होगी वो भी अलग अलग हुई। जैसे आँख से जो विकलांग बच्चा है तो कान से तो सुन सकता है, मुँह से अधिक बोल सकता है,
होता है तो उसका जो सीखने का, उसका जो बोलने का योग्यता अलग होगा। और जो कान से नहीं सुन पा रहा है तो उसकी भी क्या होगी, जब वो सुन ही नहीं पा रहा तो आपको क्या है, रिप्लाई तो तुरंत दे नहीं सकता। तो दोनों की क्या है, सीखने की जो क्षमता होगी वो अलग अलग होगी। ठीक है, कुछ बालकों में विकलांगता तो अधिक होती है जबकि कुछ बालकों में सामान्य रूप से विकलांग होते हैं। यानी कुछ बालक जो होते हैं उनमें क्या विकलांगता अधिक पाई जाएगी, लेकिन कुछ बालक में जो होती है सामान्य विकलांगता पाई जाती है। अब देखिए परिभाषा हम देख लेते हैं। परिभाषा क्या है, बाल गोविंद तिवारी के शब्दों के अनुसार जो है विकलांगता क्या है। तो आइए देखिए कि विकलांगता एक ऐसी स्थिति है जो किसी भी व्यक्ति को किसी भी अवस्था में उसके सामान्य व्यवहार, कार्य शक्ति, विचार एवं नियमित कृत्य को न्यूनाधिक प्रभावित कर आंगिक, मानसिक, सामाजिक एवं भावनात्मक असंतुलन उत्पन्न कर देती है। देखिए उन्होंने ये बताया कि जो विकलांगता है, ठीक है, जो डिसेबिलिटी है वह स्थिति है कि जो माने मनुष्य के किसी भी अवस्था में आ सकती है और उसके जो है नियमित कृत मतलब कि दिनचर्या, जो उसका नियमित जो कार्य है उसको क्या है कहीं ना कहीं वो आंगिक रूप से प्रभावित कर सकती है, मानसिक रूप से कर सकती है, सामाजिक में, और उसके साथ साथ क्या भावनात्मक में भी अलसंतुलन। जैसे कि मान लीजिए कोई बच्चा विकलांग हो गया तो वो खेल नहीं सकता सामान्य बच्चे, तो उसके अंदर क्या एक मानसिक जो है तनाव आया ना कि काश मेरे भी पैर रहते तो मैं भी क्या करता, मैं भी खेलता, जैसे ये सारे बच्चे खेल रहे हैं उस तरह से मैं भी खेलता। तो कहीं ना कहीं क्या वो भावनात्मक असंतुलन आया ना। फिर क्या है समाज में, जैसे अब छोटे बच्चे तो उनको तो पता नहीं है ना कि नहीं विकलांग बच्चों पर हंसना नहीं चाहिए। ठीक है, तो आप देखते हो छोटे बच्चे से खेल खेल में कभी कभी क्या करते हैं बच्चों का मजाक उड़ाने लगते जो बच्चे विकलांग होते हैं। तो इसमें क्या होता है पेरेंट्स जैसे जो अच्छे बच्चे हैं, स्वस्थ बच्चे, तो उनको समझाते हैं कि नहीं आप उनको जो है आप उनका मजाक नहीं उड़ा सकते, ये भी हमारे परिवार और हमारे समाज का एक अहम हिस्सा है। तो उनको समझाया जाता है, उनको बुझाया जाता है, तब वो समझते कि नहीं इनको भगवान ने ऐसा बनाया तो इसको हमको मजाक नहीं उड़ाना, बल्कि क्या करना उनका हमको मदद करके किसी हर कार्य में जो है उनको हमको अपने साथ लेकर क्या है चलना हो। ठीक है, अब देखिए क्रो एंड क्रो के अनुसार वह बालक जिनके शारीरिक दोष उन्हें साधारण क्रियाओं में भाग लेने से रोकते हैं, ऐसे बालक शारीरिक अक्षमता युक्त बालक कहलाते थे। अब देखिए यहाँ पर उन्होंने क्रो ने क्या बताया कि उन्होंने ये बताया कि ऐसे बालक जो शारीरिक दोष, यानी शारीरिक दोष जैसे हो गया वो लंगड़ा हो गया, बहरा हो गया, गूंगा हो गया, तो ये सब क्या अंधा हो गया, सब आपका शारीरिक। लेकिन अब ये क्या अंधा है तो वो क्या है, वो एक सामान्य बच्चा, उसके साथ तो किसी भी क्रिया में वो भाग नहीं ले सकता ना। तो वो क्या कर रहा है, वो रोक रहा है, ये अक्षमता उसको रोक रही है भाग लेने से। तो ऐसे बालक जो होते हैं वो क्या है आपके शारीरिक अक्षमता वाले युक्त बालक जो है कहलाते हैं। तो अब ये परिभाषा पे आप लोग देख लीजिएगा। अब आइए देखिए विकलांग बालकों की क्या क्या विशेषताएं होती हैं, अब उसके बारे बात कर लेते हैं। तो अंगों का या किसी विशेष अंग का ठीक प्रकार से कार्य न करना और इस कारण सामान्य क्रियाओं, यहाँ पर क्रियाओं बना लीजिए, क्रियाओं में भाग न ले पाना। तो ये क्या है, जैसे अंगों का या किसी विशेष अंग माने आँख हो गया, कान हो गया, नाक हो गया, यानी कोई हमारा बॉडी का ऐसा, जैसे आँख है तो अब उसके सामने क्या, अंधे के सामने, अंधा बच्चा या अंधा व्यक्ति है, उसको क्या कलर, उसको क्या पता कि रोशनी कैसी होती है, उसको क्या पता कि फूलों का रंग कैसा होता है, उसको क्या पता कि जो है झरने का पानी कैसा होता है, उसको क्या पता कि ये दुनिया कितनी सुंदर है, नहीं ना पता। उसके लिए तो सब कुछ क्या है एक बिल्कुल अंधेरा काला जैसा है। तो अब ये क्या हुआ, तो वो जो है भाग नहीं ले सकता ना बेटा। वो जैसे आप देख सकते हैं तो वो सामान्य, वो अंधा बच्चा तो पूरा प्रकृति को तो नहीं देख सकता है। फिर क्या है, विकलांगता के कारण तनाव और सामान्य बालकों से समायोजन की समस्या। विकलांगता के कारण क्या है, अगर जैसे मान लीजिए अंधा बच्चे का अगर सामान्य बालक मजाक उड़ाते हैं तो उसके मन में ये चीज़ आती है ना, तो वहाँ पर वो एडजस्ट नहीं करता। वो क्या करता है, वो जो अंधा बच्चा होता है वो बिल्कुल मायूस होकर एक कोने में पड़ जाता है। उसको मतलब वो अपनी अलग दुनिया बना लेता है। उसको समझ में आता है कि नहीं ये लोग मतलब हमारे साथ नहीं। तो ऐसे बच्चों के लिए क्या होता है, विशेष शिक्षा, विशेष स्कूल का जो है प्रावधान किया जाता है ताकि वहाँ पर जो है उनको अच्छी शिक्षा दीक्षा दी जा सके। ठीक है, फिर क्या, व्यक्तित्व विकास पूर्ण रूप से न होना। उनकी जो पर्सनालिटी जो होती है वो अच्छे से जो है मतलब उसका विकास अच्छे से नहीं हो पाता। संवेगात्मक असंतुलन की स्थिति उत्पन्न हो जाना। संवेग पर भी क्या होता है, उनका जो है बैलेंसिंग नहीं रह पाता। आत्म प्रदर्शन की कमी, उनके अंदर क्या होता है आत्मविश्वास की भी कमी आ जाती है। फिर क्या है, आपका अपने काम के लिए दूसरों पर आश्रित रहते हैं। तो जाहिर सी बात है कि ऐसे बच्चे क्या होते हैं सेल्फ डिपेंड तो हो नहीं पाएंगे, क्योंकि
उनको भगवान ने उनको ऐसा बना दिया, या किसी दुर्घटनावश जो है वो ऐसे बन गए। फिर क्या, मानसिक तथा संज्ञानात्मक योग्यता की कमी। ऐसे बच्चों में क्या होता है, मानसिक और संवेगात्मक जो है संज्ञानात्मक योग्यता की कमी भी पाई जाती है। अब आइए देखिए विकलांगता के कारण, किन किन कारणों से जो है व्यक्ति या बच्चा विकलांग हो सकता है। पहला कारण क्या है आपका, अनुवंशिकता। अनुवंशिकता भी क्या है, विकलांगता का जो प्रमुख कारण होता है। देखिए विकलांगता का एक कारण अनुवंशिकता भी है। गर्भावस्था के दौरान कुछ कारणों से बच्चों में विकलांगता आ जाती है, जैसे गर्भावस्था के दौरान माँ द्वारा धूम्रपान करना, जीन्स यानी क्रोमोजोम्स में खराबी के कारण भी ऐसा हो सकता है। फिर क्या, प्रतिकूल वातावरण। यदि बच्चों के आसपास का वातावरण प्रतिकूल है और उसे पर्याप्त पोषण नहीं मिल पा रहा है तो भी शारीरिक दोष उत्पन्न हो सकता है और बच्चा क्या है, विकलांग हो सकता है। इसलिए कहा जाता है ना कि प्रेग्नेंट लेडी का विशेष आप ध्यान दीजिए, उनको जैसे अच्छा माहौल दीजिए, उनको खुशी वाला माहौल दीजिए, ताकि वो उनके साथ साथ जो उनके पेट में जो जीव पड़ रहा है, जो बच्चा पड़ रहा है, उसको भी एक सकारात्मक वातावरण मिले, वो किसी तरह से जो है विकलांग न हो पाए। ठीक है, अगला क्या है आपका, दुर्घटना। देखिए ऐसे बच्चे या व्यक्ति जो दुर्घटना के शिकार हो जाते हैं उनमें विकलांगता आ जाती है। फिर क्या, आयु। दुर्घटना का संबंध आयु से भी है। अधिकतर 5 से 7 वर्ष के बच्चे दुर्घटनाओं के शिकार हो जाया करते हैं, इस कारण उनमें शारीरिक दोष उत्पन्न। इसलिए कहा जाता है ना, छोटे बच्चे जैसे आपस में खेलते हैं, झगड़ा करते हैं, तो उसमें क्या होता है, बड़े लोग जो है, गार्जियन लोग जो होते हैं उनको ध्यान देते रहते हैं। अभी जैसे 10 साल पहले क्या, मेरे गाँव में ही एक लड़की जैसे अपने भाई को, एक लड़का जो अपनी बहन को ही, जो आलू नहीं छिलते, छिलनी जो होता है, उसी से मार दिया आँख में, और उसका क्या हुआ, पूरा आँख जो है निकल कर बाहर आ गया। तो अब वो क्या हो गया, वो जिंदगी भर के लिए उसके उस एक आँख की तो रोशनी चली गई, और दूसरा आँख भी क्या हुआ, उस समय लोगों ने ध्यान नहीं दिया, तो वो धीरे धीरे इन्फेक्शन दूसरे आँख में भी आ गया, और उस दूसरे आँख की भी रोशनी क्या हुआ, उसकी चली गई। तो अब क्या हुआ, तो जिंदगी भर के लिए अंधी हो गई ना। तो यही चीज़ होता है कि जैसे बच्चे अगर खेल रहे हैं, आपस में झगड़ा कर रहे हैं, तो अगर बड़े ओड़े कोई भी देख रहे हैं तो उनको अलग कर दे, उनको जैसे ऐसे खेलों से, जैसे कोई भी औजार वाले खेल से जो है उनको रोका जाता है कि अपने को ही घोंप लें, है ना। फिर क्या है, बीमारियां। कभी कभी बच्चे गंभीर बीमारियों से भी ग्रसित हो जाते हैं, जिस कारण जो उनमें शारीरिक दोष उत्पन्न हो जाता है। तो ये सब क्या आपके विकलांगता के जो है कारण होंगे। अब आइए हम बात करते हैं अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है, शारीरिक रूप से विकलांग बालकों का वर्गीकरण कीजिए। देखिए शारीरिक रूप से विकलांग बालक कौन कौन से होते हैं, तो देखिए निम्न प्रकार। पहला क्या, दृष्टि या चक्षु विकलांग बालक। ठीक है, तो दृष्टि या चक्षु विकलांग बालक को क्या बोलते हैं, आपका जो जिनको क्या है, कम या बिल्कुल नहीं दिखाई देना, ऐसे बालक क्या होते हैं, आपके चक्षु विकलांग बालक कहलाते हैं या दृष्टिहीन बालक कहलाते हैं। ठीक है, श्रवण विकलांग बालक का मतलब क्या हुआ कि ऐसे बच्चे जो क्या है ऊंचा सुनते हों, वो क्या है आपके श्रवण विकलांगता के अंतर्गत आते हैं। वाणी विकलांग बालक ऐसे बच्चे जो उनको क्या बोलने में, उच्चारण को स्पष्ट कहने में जो है समस्या होती है, वो क्या है आपके वाणी विकलांग बालक के अंतर्गत आते। विरूपित बालक का मतलब क्या हुआ कि मतलब दुर्घटना के बाद या गर्भावस्था के दौरान जो है पोषण की कमी होने से उनका जो है अंग भंग जो है विरूपित हो जाना, ये क्या है मतलब विरूपण के कारण बन। जैसे कि मान लीजिए जो आप देखते हैं ना, जब चंद्र ग्रहण सूर्य ग्रहण होता है तो उस समय क्या करते हैं, उस समय जैसे माताओं को मना किया जाता है कि आज सोइए मत। ठीक है, आप उस वक्त क्या सब्जी वगैरह नहीं करते। आप देखते हैं अगर सब्जी उब्जी कटा रहता है तो उनको ग्रहण लग जाती है, तो आप देखते हैं उनका होठ कट जाता है। ठीक है, होठ कट जाएगा, चेहरे पर कहीं निशान पड़ जाता है, नाक कट गया, तो ये क्या होता है, ये नाक कट गया, होठ कट गया, तो ये भी क्या है विरूपण के प्रकार में आएगा। फिर क्या, शारीरिक रूप से अस्वस्थ बालक, जो बच्चे मतलब हमेशा बीमार रहते हैं, वो भी क्या है, वो भी आपके शारीरिक रूप से विकलांग बालक के अंतर्गत ही आएंगे। मिर्गी का आना और लकवा मार देना, ये सब क्या, सब आपके जो है विरूपण जो है विकलांगता के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, अब देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर मेरी बात आप ध्यान से देखिएगा। आप सभी लोग तो जैसे बुक्स होगी आप लोगों के पास हो ही गया होगा, और नहीं होगा तो आप लोग सीरीज वगैरह तो रख ही लिए। तो ये जितने भी विकलांगता है उन सारे विकलांगताओं को आप अच्छे से जैसे पढ़ लीजिएगा। जैसे चक्षु विकलांगता क्या होती है, उनको हम शिक्षा कैसे देते हैं। तो चक्षु विकलांगता यानी दृष्टिहीन बालक को शिक्षा देने के लिए क्या है, ब्रेल प्रणाली का हम प्रयोग करते हैं। ब्रेल प्रणाली में क्या होता है, जो अक्षर होते हैं वो उभरे होते हैं और उसको क्या करते हैं, स्पर्श विधि द्वारा पढ़ा जाता है। तो इसमें जैसे कैसे किसको
कैसे शिक्षा दी गई है, तो उसको आप लोग एक बार ज़रूर से सब लोग देख लीजिएगा, ठीक है। अब आइए बात करते हैं दृष्टिबाधिता के प्रकार, कौन कौन से जो दृष्टिबाधिता के प्रकार होते हैं। तो आइए इसमें हम एक एक करके देखते हैं। देखिए, दृष्टिबाधिता के प्रकार में पहला क्या है आपका, दृष्टिबाधिता आरंभ होने की उम्र के आधार पर, ठीक है। दूसरा क्या है, चिकित्सकीय आधार पर। तीसरा क्या है, शैक्षिक आधार पर, ठीक है। तो आपका पहला क्या है, दृष्टिबाधिता हो जो है आरंभ होने की उम्र के आधार पर। दूसरा आपका चिकित्सकीय हो गया और तीसरा क्या हो गया आपका शैक्षिक। तो अब आइए हम आगे बात करते थे। देखिए उम्र के आधार पर तो जन्मजात दृष्टिहीनता होती है, आकस्मिक या जन्म के पश्चात दृष्टिहीनता होती है। तो दो दृष्टिहीनता या दृष्टि विकलांगता या चक्षु विकलांगता जो होती है वो दो तरह की होती है उम्र के आधार पर। एक जन्मजात होती है यानी जन्म के समय जिससे जो आनुवंशिक मिल गया वो हो गया, और एक क्या होता है, दूसरा क्या होता है जो चक्षुहीनता, तो वो जो होता है वो किसी माने जन्म के बाद जैसे कोई दुर्घटना हो गई, ठीक है, एक्सीडेंट हो गया, उसके कारण जैसे आँख में रोशनी नहीं आना या आँख का अंधा हो जाना, तो ये हो गया। अब आइए देखिए हम इसमें देखते हैं, इसमें क्या है आपका दूसरा चिकित्सकीय आधार पर। तो चिकित्सकीय आधार पर देखिए क्या है कि चिकित्सकीय आधार पर जो है संपूर्ण दृष्टिहीन या वैधानिक दृष्टिहीन। दूसरा क्या है आपका आंशिक दृष्टि बालक, और तीसरा क्या अन्य परिस्थितियों में। अन्य परिस्थितियों में जो है कौन कौन सी जो है आपको दृष्टिहीनता देखा जाएगा, तो एक्यूलर होता है, मोटिलिटी होती है, नाइस्टेगनम होता है, स्टेबलेंस होता है, फोटोफोबिया होती है, वर्ण अंधता या वर्ण अंधता या आपका क्या है रतौंधी। ये क्या है आपका ये मतलब जो है चिकित्सा के आधार पर होता है। अब शैक्षिक के आधार पर क्या है, तो दृष्टिहीनता अथवा शैक्षिकीय दृष्टिहीनता या निम्न दृष्टिहीनता, यानी इसमें क्या है, इसमें मतलब टोटल आपका ब्लाइंड होना या जो है कम जो है दिखाई देना। हाँ, तो कम दिखाई देने के लिए क्या कर सकते हैं, उसमें हम उनका चश्मे का उपयोग कर देंगे, जिससे क्या है वो बच्चे जो है आसानी से अपनी शिक्षा दीक्षा जो है ग्रहण कर। जैसे अब हम ही हैं मोबाइल से काम करते हैं तो रोशनी क्या हुआ थोड़ा सा जो है प्रभावित हुआ, लेकिन अब क्या है अब हम ब्लू कॉटेड चश्मा लगाकर आप लोगों को पढ़ाते हैं, तो वो चीज़ें क्या होती हैं, वो जैसा अब ये हम नहीं कर सकते कि नहीं हम दृष्टिबाधित है, लेकिन क्या हुआ आँख से पानी आ रहा, तो कहीं ना कहीं क्या हो रहा है, ये आँखों को जो है इम्पैक्ट डाल रहा है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या है, दृष्टिबाधित बालकों की पहचान कैसे करते हैं। तो देखिए दृष्टिबाधित बालकों की पहचान के लिए निम्नलिखित प्रश्नावली का उपयोग किया जाता है। पहला क्या है, सिर दर्द अक्सर बतलाते हैं, यहाँ पर बतलाते हैं और दर्द के बाद आंख बंद कर लेते हैं, बार बार पलकें झपकाना होता है उनका। जब श्याम पट की पाठ्य वस्तु लिखता है तब वह अन्य बालकों से जो है जोर से पढ़ता है, जोर से पढ़ने को कहता है। यानी श्याम पट पर अगर कुछ भी लिखा है तो वो दूसरे बालक को कहेगा कि नहीं इसको जोर से पढ़ो ताकि मैं क्या कर सकूं, उसको अपने कॉपी में लिख सकूं, ठीक है। चौथा क्या है आपका, पुस्तक या अन्य वस्तुओं को अपने आँखों के पास ले जाता है, पुस्तक या बहुत पास से देखने की कोशिश करता है। फिर क्या, अक्सर आँखों को मलता रहता है। फिर क्या है, आँखों का आकार अन्य प्रकार का होता है, आँखों का आकार भी क्या होगा अन्य भिन्न प्रकार का होता है, जो मतलब दृष्टिबाधित जैसे आप कभी देखते हैं ना कि कुछ बच्चे जैसे आपसे बात कर रहे हैं लेकिन देख रहे हैं कहीं और, जिसको हम भैताहा आँख बोलते हैं ना, उस तरह का। फिर क्या है, जब दूर की वस्तुओं को देखता है तब शरीर में तनाव रहता है, यानी दूर की वस्तुओं को क्या करो बहुत प्रेशर के साथ देखता है। फिर क्या, आँखों से पानी का बहना, चलने पर गलत पैर रखना, ठीक है, चलने पर क्या है गलत पैर का रखना, यानी चल रहा है कहीं और जैसे पैर जो उसका कदम और है। आँखों में टेढ़ापन हो या आँखें तिरछी होना, प्रकाश के प्रति क्या होता है, ऐसे बालक जो होते हैं बहुत ज़्यादा जो है संवेदनशील होते हैं। अब आइए देखिए हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है, दृष्टिबाधित बालक को की शिक्षा कैसे होती है। देखिए अब दृष्टिबाधित हम यहाँ पर बता दिया, यानी चशु वाला सब आपको हम बता दिए हैं, और जो अगर कुछ छोड़ दिए हैं स्टूडेंट तो उसको हम बताएं ना, उसको आप थोड़ा सा वहाँ से देख लीजिएगा,
ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या, दृष्टि बाधित बालकों को शिक्षा देने में सबसे अच्छा तरीका कक्षाओं का आयोजन होता है। एक विद्यालय में ऐसे बालकों की संख्या 1 से लेकर 500 से 600 तक हो सकती है तथा अध्यापक इस बात का निर्णय करता है कि क्या उसके लिए विशेष कक्षा का आयोजन किया जाए तो बिल्कुल करना चाहिए। ठीक है। इस कक्षा में विभिन्न श्रेणियों के बालक हो सकते हैं, उनके लिए विशेष कक्षाओं का आयोजन होना चाहिए। यानी कि जो दृष्टिबाधित बालक है तो वो नॉर्मल बालक के साथ जो है नहीं पढ़ सकता। अगर बिल्कुल ब्लैंक है, उसको बिल्कुल नहीं दिखाई दे रहा है कुछ, तो वो उसके लिए तो अलग कक्षा होनी चाहिए। दूसरा क्या है, उसको कम दिखाई दे रहा है तो वो थोड़ा वो चश्मे से काम चला सकता है। तो ऐसे में क्या होना चाहिए, उनको जो है विशेष शिक्षा का जो है प्रावधान करना चाहिए। फिर क्या, आप देखिए शैक्षिक माध्यम से हम क्या कर सकते हैं, तो ऐसे बालकों के लिए शैक्षिक माध्यम बना लीजिएगा। ठीक है। माध्यम एक बड़े पैमाने पर है। एक औसत बालक के लिए करीब 10 या 12 अंक के टंकन में होती है, पर आंशिक देखने वाले बालकों के लिए 18 से 24 अंक के टंकन में होनी चाहिए। ठीक है। यानी जो ऐसे क्या, ऐसे लिखा हुआ जिसे 10 से 12 में हम कर दिए हैं ना, डॉट बिंदु ऐसे करके बना लिए, लेकिन जो सामान्य देखने वाले बालक हैं उनका क्या 18 से 24 होना चाहिए। फिर क्या, रोशनी, तो देखिए रोशनी क्या, एक सामान्य बालक के लिए तो रोशनी की भी जरूरत पड़ती है लेकिन उतना नहीं, लेकिन अगर दृष्टिबाधित बालक है तो उनके लिए रोशनी जो है प्रॉपर मात्रा में। देखिए आंशिक रूप से बालकों को शिक्षा देने के लिए पर्याप्त मात्रा में रोशनी होनी चाहिए। ऐसे बालकों का कमरा जो है पूर्ण रूप से हर स्थान से रोशनी युक्त होना चाहिए। कक्षा की छतें, ठीक है, छतें, ठीक है, छती नहीं, कक्षा की छतें सफ़ेद एवं दीवारें हल्के रंग से रंगी होनी चाहिए। उनमें जो है चमक नहीं होनी चाहिए, नहीं खूब चटक पटक रंग का जो है प्रयोग नहीं करना चाहिए। ठीक है। फिर क्या है आपका तीसरा, क्या, फर्नीचर उनका कैसा होना चाहिए, तो एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जा सकने वाला फर्नीचर अधिक अच्छा माना जाता है। इन्हें बालक किसी भी स्थान पर ले जाकर बैठकर जो है पढ़ सकते हैं। ठीक है। फर्नीचर इस प्रकार का हो जो पढ़ते हुए बालक नहीं होगा, बालक के लिए उपयुक्त हो, और इसका रंग क्या होना चाहिए, हल्का होना चाहिए। ठीक है। तो ये आप लोग इसको अच्छे से देख लीजिएगा। अब आइए देखिए दृष्टिहीनों की विशिष्ट शिक्षा क्या क्या होता है, कैसे हम दृष्टिहीन बालक के लिए विशेष शिक्षा का उपयोग कर सकते हैं। देखिए भारत में नेत्र विकलांगों की शिक्षा में अब विशेष रुचि ली जा रही है। इनके लिए देहरादून में स्थित राष्ट्रीय दृष्टिहीन विकलांग संस्थान, ठीक है, राष्ट्रीय दृष्टिहीन विकलांग संस्थान की स्थापना की गई, जहां पर दृष्टिहीन बालक विशेष शिक्षा लेते हैं। ठीक है। तो आपको क्वेश्चन, अगर आप नेट की तैयारी करेंगे आगे बेटा, या बहुत से बच्चे फार्म भरे होंगे तो उसमें ये क्वेश्चन आपको आ सकता है कि राष्ट्रीय दृष्टिहीन विकलांग संस्थान जो है कहाँ है, तो आप क्या बताएंगे कि राष्ट्रीय दृष्टिहीन विकलांग संस्थान जो है आपका कहाँ है, भारत के किस राज्य में है, तो देहरादून राज्य में है। ठीक है। अब कुछ विशिष्ट सहायक उपकरण प्रयोग में भी लाए जा रहे हैं जो कि निम्नलिखित। आप देखिए यहाँ पर कौन है, दृष्टिहीन बालकों को कैसे आप पढ़ा सकते हैं, उसके लिए क्या क्या उपकरण ले सकते हैं, उसके बारे में हम पढ़ते हैं। तो उसके बारे में देखिए पहला कि आपटा कान। अब आपको ऑप्शन दे सकता है कि आपटा, प्रश्न पूछ सकता है, सॉरी ऑप्शन नहीं, प्रश्न पूछ सकता है कि आपटा कान जो है किससे संबंधित है, तो आपको देगा किस विकलांगता से संबंधित या किस विकलांगता से संबंधित उपकरण है। तो उसमें आपका रहेगा श्रवण विकलांगता, चक्षु विकलांगता, ठीक है, चक्षु यानी दृष्टिहीन विकलांगता, ठीक है, वाणी विकलांगता। तो आप क्या बताएंगे कि चक्षु या दृष्टिहीन विकलांगता से संबंधित आपटा कान जो है एक विशेष तरह का उपकरण होता है। तो देखिए यहाँ पे क्या, यह एक विशेष प्रकार का क्या कैमरा होता है जो प्रतिबिंब को अक्षरों के रूप में विकसित करता है, जिसे हम उंगली के माध्यम से स्पर्श कर सकते हैं। इससे दृष्टिहीन जो होते वो समाचार पत्रों, पाठ्य पुस्तक आदि का भी अध्ययन जो है कर सकते। तो आपटा कान क्या है, तो यह एक तरह का कैमरा है जिसको उंगली में लगा कर क्या करते हैं, दृष्टिहीन जो बालक होते हैं वह समाचार पत्रों और पाठ्य पुस्तिकाओं का जो है अध्ययन करते हैं या पढ़ते हैं। फिर दूसरा क्या, लघु ब्रेल रिकॉर्डर। इसके द्वारा एक साथ कई दृष्टिहीन को जो है प्रशिक्षण दिया जा सकता है। इसमें टेप कैसेट यानी ऑडियो, ठीक, ऑडियो कैसेट का प्रयोग किया जाता है। गणित का अध्ययन करने के लिए इसका विशेष प्रयोग किया जाता है। जो लघु ब्रेल रिकॉर्डर है वो किसके लिए उपयोग होता है, तो गणित के लिए। ठीक है। अब आइए देखिए कुर्जवेल अध्ययन मशीन। कुर्जवेल अध्ययन मशीन क्या है, यह एक छोटा कंप्यूटर सदस्य उपकरण होता है। मतलब यह क्या है, एक कंप्यूटर छोटा छपा होगा ना, कंप्यूटर
कंप्यूटर सदस्य, ठीक है, हाँ सही है। यह एक छोटा जो है कंप्यूटर सदस्य उपकरण होता है जो छपे हुए अंश को ध्वनि के रूप में रूपांतरित करता है। यानी इसका काम क्या है, इसमें जो भी अक्षर जैसे छपा है तो कबूतर लिखा है, ठीक है, तो क्या करेगा, कबूतर को जो है मतलब बोलेगा, तो इससे क्या होगा, वो दृष्टिहीन बालक जो है उसको सुनेगा। यानी साउंड प्रोवाइड करने का जो है ये कार्य करता है। यह मशीन के प्रयोग द्वारा, इस मशीन के प्रयोग द्वारा दृष्टिहीन कंप्यूटर का उपयोग भी करना क्या होता है, सरल। यानी एक दृष्टिबाधित बालक भी क्या कर सकता है, कंप्यूटर का प्रयोग जो है कुर्जुवैल अध्ययन मशीन के जरिए कर सकता है। अब आइए देखिए हम बात करते हैं श्रवण बाधिता से आप क्या समझते हैं, इसके लक्षण या विशेषताएं बताइए। तो अब देखिए यहाँ पे क्या है, श्रवण बाधिता। तो देखिए श्रवण बाधित बालक में, यहाँ पर बालक, श्रवण बाधित बालक में वे बालक हैं, ठीक है, वे बालक हैं जिनकी सुनने की क्षमता समाप्त या कम हो जाती है। श्रवण बाधित बालक में क्या है, श्रवण बाधित बालक में कामा रहेगा, फिर वे बालक हैं जिनके क्या, सुनने की क्षमता समाप्त या कम हो जाती है। ऐसे बालकों को किसी अन्य व्यक्ति की भाषा सुनने और समझने में मुश्किल का सामना करना पड़ता है, क्योंकि यह सुनने की क्षमता खो चुके होते हैं, ठीक है, हो चुके नहीं, खो चुके होते हैं। सभी बालकों के श्रवण बाधिता की क्षमता जो है समान नहीं होती है। जो बालक सुनने की क्षमता को पूर्ण रूप से खो देते हैं, ये बार बार को ले लिया है, देखिए इसमें बना लीजिएगा, थोड़ा सा क्या है, जल्दी में टाइप करते हैं कि आप लोग को समय से दे दें, तो थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है तो उसको आप लोग थोड़ा सा देख लीजिएगा, सुधार लीजिएगा, ठीक है। देखिए हमें भी जो है इस समय क्या है, बरसात का सीज़न आ गया, तो हमें भी थोड़ी छोटी वो जो है फुंसी जैसा घाव हो गया है, उसकी वजह से बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, तो काम करने का भी मन नहीं कर रहा है, इस समय लिखने का भी बैठना ही नहीं जा रहा है। वह अन्य बालकों की अपेक्षा गंभीर रूप से कठिनाइयों का सामना करते हैं। कम सुनने वाले बालक वे हैं जो श्रवण क्षमता को एक निश्चित सीमा तक जो है खो देते हैं, को नहीं होगा, खो देते हैं, ठीक है। ब्रिल, मैकनेल और न्यूमैन के अनुसार श्रवण बाधिता एक व्यापक शब्द है जो सौम्य से अत्यधिक गंभीरता को दर्शाता है। इसमें बहरापन एवं लगभग बहरा या उपविभाग भी शामिल होते हैं। यानी इसमें क्या होता है, इसमें जो बच्चे होते हैं वो या तो पूर्ण रूप से बहरा हो जाते हैं या जो है लगभग जो है बहरापन के अंतर्गत आते हैं। अब आइए देखिए श्रवण बाधिता के लक्षण क्या क्या होते हैं, उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो देखिए श्रवण बाधिता के लक्षण क्या, व्यवहार में एकाग्रता निरंतर नहीं होती। ऐसे बालक गतिविधियों और कार्यों के प्रति सजग रहते हैं तथा ध्वनि पर ध्यान नहीं दे पाते हैं। एक ओर को अपना सिर झुकाकर सुनने का जो है प्रयास करते हैं। अध्यापकों के होठों की गतिविधि और उनके हाव भाव पर क्या करते हैं, वो ध्यान देते हैं। प्रश्नों को बार बार दोहराने के लिए अध्यापक को कहते हैं। बिना जानकारी के वो वार्ता के बीच में निरर्थक जो है बोल पड़ते हैं। समान ध्वनि के शब्दों में उसे अक्षर का जो है भ्रम हो जाता है, ठीक है। फिर क्या, कक्षा में ध्वनि के स्रोत नहीं जान पाते हैं, ठीक है। शब्दों के सही उच्चारण में भी उसे कठिनाई होती है। अधिक धीरे से, ऐसे बालक जो होते अधिक धीरे से बोलते हैं। फिर क्या, बिना जानकारी के कुछ भी क्या करते हैं, ऐसे बालक जो है बड़बड़ाते रहते थे। ये क्या श्रवण बाधिता की जो है विशेषताएं होगी, लक्षण हो गए। अब आइए देखिए हम विशेषताओं के बारे में बात करते हैं कि क्या क्या विशेषताएं पाई जाती हैं। आइए, तो श्रवण बाधित बालकों की भाषा सीखने और बोलने का कौशल पर गंभीर प्रभाव पड़ता है। दूसरा क्या, इनके गहन प्रशिक्षण के द्वारा भाषा को सामान्य विकास हो पाता है। यहाँ पर आइएगा, श्रवण बाधित बालक के भाषा के उच्चारण में अधिक दोष होता है। श्रवण बाधित बालकों का मानसिक विकास सामान्य बालकों के समान ही होता है। श्रवण बाधित बालकों की चिंतन शक्ति सामान्य बालकों की जैसी ही होती है, बस होती है, लेकिन क्या है, वो मतलब ऊंचा सुनने की वजह से जो है वो बच्चे बोल नहीं पाते हैं, ठीक है। जब वो सुनेंगे तभी तो जो है आपके प्रश्न का आंसर देंगे। श्रवण बाधित बालक बौद्धिक कार्य सामान्य बालकों के जैसे ही करते हैं। ऐसे बालकों की मानसिक मंदता
द रहेगा। मंदता नहीं होती, भाषा के अतिरिक्त अन्य सभी समस्याओं परिस्थितियों को वो समझ लेते हैं, यानी कि सिर्फ आपकी बातों को वो नहीं सुन पाते, लेकिन जो और घटनाएं होंगी तो वो उसको तुरंत पकड़ लेते हैं। फिर क्या है, भाषा कौशल की दृष्टि से इन्हें मंदित बालक कहा जा सकता है, परंतु सांकेतिक भाषा जिसे शारीरिक भाषा कहते हैं, इसमें यह क्या होते हैं, सक्षम होते हैं, यानी आपकी बॉडी के एक्टिविटी को जैसे एक नॉर्मल बच्चा, एक सामान्य बच्चा समझता है, तो ये जो है श्रवण बाधित बालक भी उसको क्या है अच्छे से जो है समझते हैं। फिर क्या है आपका कि ऐसे बालकों के बौद्धिक स्तर ऊंचा होता है, परंतु फिर भी शैक्षिक उपलब्धि अधिक नहीं हो पाती, क्योंकि वो सुन नहीं पाते, कहीं ना कहीं चीज़ों को जो है सुनने की वजह से क्या होता है वो हंसी के पात्र बन जाते हैं, कहीं बीच में ही अपना जो है स्टडी को ब्रेक कर देते हैं। श्रवण बाधित बालकों के सामाजिक और व्यक्तित्व से संबंधित विशेषताएं सामान्य बालकों से क्या होती है, भिन्न होती है। ऐसे बालकों में पारस्परिक संप्रेषण की समस्या होती है और शाब्दिक अंतर प्रक्रिया नहीं होती है। संप्रेषण की समस्या के कारण समाज में इनकी अंतर प्रक्रिया नहीं हो पाती, जिससे क्या होता है ये अपना जो है अलग ही दुनिया बना लेते हैं। ठीक है, तो हंसी के पात्र बन जाएंगे समाज में, तो उनका वो क्या करते हैं, वो अपना अलग दुनिया बना लेते हैं। बातचीत नहीं कर पा रहे हैं तो वो क्या करते हैं, अपना अलग दुनिया बना। फिर देखिए श्रवण विकलांगता के कारण क्या क्या है, तो जन्म से वह जन्म के समय के कारण। ठीक है, पहला क्या, जन्म, ये मेन हेडिंग है। ठीक है, तो जन्म से पूर्व वह जन्म के समय के कारण, तो इसमें क्या, गर्भावस्था में श्रवण विकार, असुरक्षित प्रसव, वंश परंपरागत प्रभाव, जर्मन खसरा, कुपोषण, दवाओं, यहाँ पे क्या हो जाएगा, दवाओं के प्रयोग से भी क्या होता है, बच्चे जो है बहरे हो जाते हैं। ये क्या, जन्म से पहले या जन्म के समय जो होती है ये श्रवण विकलांगता इनकी वजह से होती है। अब आइए देखिए हम बात करते हैं दूसरा पहलू क्या है, जन्म के पश्चात कौन कौन सी विकलांगता होती है, किस कारण जो श्रवण, मतलब बीमारी से बच्चा कम सुनता है, दुर्घटना की वजह से, आयु की वजह से, उच्च ध्वनि की वजह से भी। जैसे छोटे बच्चों को क्या बहुत से पेरेंट्स लोग नहीं जानते हैं, तो वो क्या करते हैं, छोटे बच्चों को जहाँ डीजे बजता है वहाँ पर लेकर चले जाते हैं। तो बताइए, जब हम एक नॉर्मल व्यक्ति जैसे हम आप जैसे जो डीजे के साउंड को जो है बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं, तो सोचिए एक छोटा बच्चा जो है वो कैसे उस उच्च ध्वनि को बर्दाश्त कर पाता है। लेकिन शौक में सोचते हैं, बच्चा भी क्या होता है, उछलता कूदता है, फिजिकल एक्टिविटी करता है, तो लोग सोचते हैं उसका आनंद लेने के लिए उस बच्चे को क्या करते, उस बच्चे को जो है डीजे के पास ले जाते। फिर धीरे धीरे क्या होता है, उसका जो श्रवण शक्ति यानी जो सुनने की जो शक्ति होती है वो प्रभावित होती है, और वो बच्चा क्या होता है लास्ट में जो होता है वो जो है कम सुनने लगता है या बहरा हो जाता है। तो ये इसीलिए कहा जाता है ना कि बच्चे लोग को जो है साउंड वाले जगह पर नहीं ले, अगर साउंड वाले जगह पर आप ले जा रहे हैं तो उसमें क्या, उनके कान में जो है कॉटन का आप इस्तेमाल करिए, जिससे क्या हो, ध्वनि जो है उनके कान तक जो है डायरेक्ट ना पहुँचे। ठीक है, ध्वनि क्या हो, उनके कान तक डायरेक्ट ना पहुँचे, और वो बच्चे को जो है श्रवण शक्ति को जो प्रभावित न करे। और क्या, असंतुलित आहार, तो असंतुलित आहार यानी बैलेंस डाइट भी कहीं ना कहीं क्या है, श्रवण बाधिता को जो है प्रभावित करती है। अब आइए देखिए हम बात करते हैं विकलांगों के लिए प्रमुख अधिनियम क्या क्या से। ये देखिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, यहाँ से ये क्वेश्चन आपको 101% जो है आएगा कि जो विकलांगों के लिए, चाहे वो श्रवण विकलांग बालक हों, या मतलब सीखने में जैसे स्लो लर्निंग वाले हों, या अंधे वाले बालक हों, या फिर जो है बहरे बालक हों, मतलब किसी भी कैटेगरी की जो विकलांगता पाई जाएगी तो वो क्या है, उसके लिए भारत सरकार ने जो है अधिनियम बनाए हैं। तो विकलांगों के लिए कौन कौन से अधिनियम हैं और नियम हैं उसके बारे में भी आइए हम बात करते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या उत्तर आपका क्या है कि भारत में विकलांगों के लिए प्रमुख 3 अधिनियम बनाए गए हैं, जो इस प्रकार हैं। देखिए भारत सरकार ने क्या किया, विकलांगों को शिक्षा दीक्षा देने के लिए बहुत सारे जो है अधिनियम बनाए, उनको भी क्या समान अधिकार का जो है अवसर मिले, वो भी क्या है समाज के हमारे जो है अभिन्न अंग होते हैं, उनको भी पढ़ने लिखने का जो है अवसर एक समान अधिकार के तहत मिलना चाहिए, वो भी हमारे समाज का एक अहम हिस्सा होते हैं। देश के विकास में उनका भी जो है भागीदारी बहुत होता है। तो इसमें क्या, पहला क्या, भारतीय पुनर्वास परिषद अधिनियम 1992। ठीक है, दूसरा क्या, विकलांग जन अधिनियम 1995। विकलांग जन अधिनियम 1995 को ही PWD 1995
एक्ट बोलते हैं स्टूडेंट, ठीक है। विकलांग जन अधिनियम 1995 को और किस नाम से हम जानते हैं, तो PWD 1995 अधिनियम के नाम से जानते हैं। फिर क्या है आपका राष्ट्रीय न्यास अधिनियम, ये आपके अधिनियम आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आप लोग एकदम इसको अच्छे से रट्टा मार के जाइएगा, ठीक है। अब आइए देखिए बात करते हैं हम भारतीय पुनर्वास परिषद अधिनियम 1992। तो अब देखिए यहाँ पे क्या है, निःशक्त लोगों के लिए 1981 को अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किए गए जाने के बाद भारत सरकार ने विकलांगों के लिए पुनर्वास पर पूरा ध्यान केंद्रित किया। देखिए निःशक्त यानी कि जो बच्चे हमारे विकलांग है जो है उसका वर्ष कौन सा घोषित किया गया, या 1981 वर्ष जो है किस नाम से जाना जाता है, तो 1981 को जो है निःशक्त अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के नाम से हम जानते हैं। निःशक्त यानी विकलांगता अंतर्राष्ट्रीय वर्ष जो है कौन सा वर्ष को घोषित किया गया, तो 1981 को। जैसे आप लोगों का जो है 2023, ठीक है, 2023 जो है वो मतलब किस वर्ष के नाम से जाना जाता है, तो इसको हम मोटा अनाज वर्ष के नाम से 2023 को जो है मोटा अनाज वर्ष के नाम से जानते हैं। उसी तरह से विकलांगता अंतर्राष्ट्रीय वर्ष जो है किस वर्ष को हम जानते हैं, तो 1981 वर्ष को हम जानते हैं, ठीक है। अब आइए देखिए हम आगे बात करते हैं। आगे क्या है स्टूडेंट आपका कि भारत सरकार ने भी, ठीक है, भारत सरकार ने भी विकलांगों के पुनर्वास पर पूरा ध्यान केंद्रित किया। प्रशिक्षित मानव की संसाधनों की कमी के कारण देश में पुनर्वास सेवाओं का अपेक्षित विस्तार नहीं होगा, ठीक है, अपेक्षित संसाधन नहीं थे, ठीक है, नहीं हुआ। इन कमियों को दूर करने हेतु तथा कार्यक्रम को बेहतर बनाने हेतु भारत सरकार ने 1986 ईस्वी को भारतीय पुनर्वास परिषद का गठन का निर्णय लिया। दिसंबर 1992 को अधिनियम के रूप में मंजूरी मिली और हर इसे, ठीक है, भारतीय पुनर्वास परिषद जो है हर जगह या इसको हर ज़िले में या हर स्थान पे जो है इसे भारतीय पुनर्वास, यहाँ पर हर नहीं रहेगा, ठीक है, इसे भारतीय पुनर्वास परिषद अधिनियम 1992 के नाम से जाना गया, ठीक है। तो ये क्या है आपका 1986 में इसका जैसे गठन किया गया, हाँ, और गठन करने का निर्णय लिया गया और दिसंबर में क्या किया 1992 में इस अधिनियम को जो है मंजूरी दी गई। इसी अधिनियम को भारतीय पुनर्वास परिषद अधिनियम के नाम से हम जानते हैं। अब आइए देखिए इसका उद्देश्य क्या था। तो देखिए इसका उद्देश्य है कि इसका मुख्य उद्देश्य विकलांगों के जीवन चक्र की आवश्यकताओं को पूरा करना, जो इस प्रकार, पहला क्या है आपका शारीरिक शिक्षा एवं पुनर्वास, शैक्षिक पुनर्वास, व्यवसायिक पुनर्वास और सामाजिक पुनर्वास। इन 4 बिंदुओं पर जो है विकलांगों के लिए जो है काम करने का जो है भारतीय पुनर्वास अधिनियम का जो है उद्देश्य बना। अब आइए देखिए हम आगे बात करते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि इस अधिनियम का संशोधन 2000 में किया गया। इस अधिनियम का जो संशोधन 2000 में किया गया, जिसे भारतीय पुनर्वास परिषद संशोधन अधिनियम 2000 के नाम से भी जाना जाता है, जिसमें इस अधिनियम के अतिरिक्त उद्देश्य के रूप में पुनर्वास व्यवसायियों और कार्मिकों के प्रशिक्षण को चलाने के लिए पुनर्वास अनुसंधान और विशेष शिक्षा की जो है व्यवस्था की गई, ठीक है। तो यहाँ पे क्या किया गया, यहाँ पर जैसे इस अधिनियम को 1992 अधिनियम का संशोधन कब किया गया स्टूडेंट, जो बच्चे नेट के हैं वो ध्यान से सुनेंगे कि 1992 जो है भारतीय पुनर्वास अधिनियम का संशोधन कब हुआ, तो 2000 में हुआ, ठीक है। उसको कब से भारतीय पुनर्वास परिषद संशोधन अधिनियम 2000 के नाम से जानते हैं। अब आइए देखिए कि भारतीय पुनर्वास परिषद के कार्य कौन कौन से हैं। पहला कार्य क्या है यहाँ पर, निःशक्त जनों यानी विकलांग जनों के पुनर्वास के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रमों और नीतियों को पुनः आयोजित करना। फिर क्या है आपका, भारतीय पुनर्वास परिषद एक उच्च स्तरीय प्रशिक्षण पाठ्यचर्या संचालित और विकलांगों के साथ कार्यरत लोगों के लिए पुनर्वास की क्षेत्र में व्यवसायीकरण करना। यानी यहाँ पे ये कहा गया कि जैसे उन्होंने पुनर्वास मतलब उनको रहने का जो है व्यवस्था करना, उनको शिक्षा दीक्षा देना, उनको जो है प्रॉपर उनका देख रेख कैसे हो, इसके लिए जो है एक प्रशिक्षित एक ट्रेंड टीचर की जो है व्यवस्था की जाए। और उसके साथ साथ क्या है उनका जो संचालन जैसे सही दिशा में हो रहा है कि नहीं यार, उनको जो है खाने पीने की चीज़ें जो है उनको प्रॉपर वे से मिल रही कि नहीं, मतलब एक टेक केयर का जो एक क्या कह सकते हैं उसको, हाँ,
टेक केयर या टेक केटर का जो है व्यवस्था करना पड़ा। इस पे क्या सरकार को ध्यान देना है, ठीक है। फिर क्या है, निःशक्त व्यक्तियों से संबंधित विभिन्न प्रकार के व्यवसायों के प्रशिक्षण के लिए न्यूनतम मानक जो है निर्धारित करना। यानी जो विकलांग बच्चे, तो आप देखते हैं ना कि विकलांगों के लिए जो है 20% 40% की जो छूट होती है, तो हमारे देश में भारतीय संविधान ने क्या किया, जो विकलांग बच्चे हैं तो उनको 40% का छूट दिया। क्यों? क्योंकि वो सामान्य बच्चों की तरह तो फाइट नहीं कर सकते, सामान्य बच्चों की तरह जैसे मेहनत करके 90%, 95%, 98% तो नहीं ला सकते हैं ना, क्योंकि वो विकलांग है। तो उनका जो लिखने की जो शैली होगी, जो पढ़ने की जो शैली होगी, वो कहीं ना कहीं जो है प्रभावित होगी। वो बच्चा क्या है, जो सामान्य बच्चा है वो जो है आपका मतलब जल्दी जल्दी लिख कर कॉपी वो कर सकता है, लेकिन जो एक मतलब विकलांग जो बालक है, जिसको दृष्टिहीन बालक है, तो उसको साथ क्या होता है, एक उसको मतलब राइटर की ज़रूरत पड़ती है, तो वो बोलता रहता है, वो राइटर क्या करता है, उस चीज़ को वो लिखता रहता है। तो वहाँ पे क्या हुआ, वहाँ पर जो सामान्य की अपेक्षा क्या हुआ, जो आपका विशिष्ट बालक यानी जो विकलांग बालक है, तो वो सब कुछ स्लो सीखेगा, स्लो करेगा। तो इसलिए क्या किया, अधिनियम ने जो है विकलांगों के लिए जो है 40% की जो है छूट दी, ठीक है। इन मानकों को देश भर के सभी प्रशिक्षण संस्थाओं में समान रूप से विनियमित करना, यानी कि जो ये मानक निर्धारित किया गया, तो उसको क्या करना, देश के हर कोने कोने तक, मतलब हर कॉलेज, हर स्कूल में उसको पहुंचाना, ठीक है। फिर क्या, निःशक्त व्यक्तियों के पुनर्वास के क्षेत्र में डिग्री, डिप्लोमा, स्नातक, पोस्ट स्नातक कोर्स आदि की मान्यता देना। यानी जो भी बच्चे हैं हमारे विकलांग, उनके लिए जो शिक्षा दीक्षा का जो प्रावधान है, जैसे हम सामान्य बच्चों को जो भी प्रशिक्षित करते हैं, प्रशिक्षण देते हैं, चाहे वो डिप्लोमा के क्षेत्र में, चाहे वो व्यवसाय के क्षेत्र में हो, चाहे वो मतलब डॉक्टरी, इंजीनियरिंग, चाहे वो पढ़ाई के क्षेत्र में हो, मतलब उनको भी ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट और PhD करने का अधिकार है, जैसे कि एक सामान्य बालक को है। तो ये सारी फैसिलिटी, सारी सुविधाएं क्या किया गया, इस अधिनियम के तहत जो है 1992 अधिनियम के तहत जो है लाया गया था, ठीक है। अब आइए हम बात करते हैं, आगे देखते हैं। तो केंद्रीय स्तर पर जो है पुनर्वास के क्षेत्र में मान्यता प्राप्त व्यक्तियों का लेखा जोखा रखने, ठीक है, और उन्हें देश के किसी भी भाग में कार्य करने की मान्यता दी गई। यानी कि जो बच्चे मतलब पढ़ लिए, प्रशिक्षित हो गए, तो उनको क्या है, उनका जो केंद्र स्तर पर जो है उनका लेखा जोखा रखना। अगर वो अपनी स्वेच्छा से किसी भी भारत के किसी भी स्टेट में जाकर वो जॉब करना चाहते हैं, कार्य करना चाहते हैं, तो उसको क्या है, वहाँ पर जैसे उनको नियुक्ति देने का जो है अधिकार दिया गया। यानी जो विकलांगों की जो सीट होती है, उस पर क्या है, एक सामान्य व्यक्ति जो है वो कार्य नहीं कर सकता, वो सिर्फ विकलांगों के लिए ही होना चाहिए। इसका लेखा जोखा जो है केंद्र सरकार के पास है, होना चाहिए, ठीक है। फिर क्या, आहारता प्राप्त पुनर्वास व्यवसायियों का नामांकन करना, पंजीकरण करना, पंजीकृत व्यक्तियों पर विशेष लाभ। जो भी बच्चे, जो भी ऐसे विकलांग बच्चे हैं, उन्होंने अगर पंजीकरण का मतलब क्या हुआ कि उन्होंने अगर रजिस्ट्रेशन कराया, वो विकलांगता की श्रेणी में। विकलांगता भी क्या होती है, आपका परसेंटेज के आधार पर देखा जाता है। जैसे कि मान लीजिए किसी बच्चे को जो 100% विकलांगता है, तो उस बच्चे को क्या है, विशेष छूट दिया जाएगा। ऐसे बच्चों को जो है फर्स्ट प्रायोरिटी दी जाती है। और क्या है, तो परसेंटेज के आधार पर जो है मतलब उनको कैसा व्यवसाय दिया जाए जिससे कि वो अपना जीविकापार्जन चला सके, उसका जो नामांकन करना। तो ऐसे बच्चे, अगर उनका नामांकन है, उनका रजिस्ट्रेशन है, तो गवर्नमेंट से कोई भी पॉलिसी आती है तो उसका लाभ क्या है, जो पंजीकृत जो बच्चे हैं, विद्यार्थी हैं या व्यक्ति है, उसको जो है लाभ पहुंचाना, ठीक है। अब आइए देखिए, निःशक्त जन या अब निःशक्त जन व्यक्ति, ठीक है, निःशक्त व्यक्ति, उसको हम किस नाम से जानते हैं, समान अवसर अधिकारों का संरक्षण पूर्ण भागीदारी अधिनियम 1995, जिसको हम क्या बोलते हैं, PW एक्ट 1995 बोलते थे। अब देखिए, जो निःशक्त व्यक्ति है यानी विकलांग व्यक्ति है, तो उसको भी क्या है, समान अवसर मिलना चाहिए, उनके जो अधिकार है उसके अधिकारों का भी संरक्षण करना चाहिए, और देश के विकास में क्या, उनका पूर्ण भागीदारी होना चाहिए। इस पर जो है मतलब गवर्नमेंट ने जो भी काम किया, और उसके लिए भी एक अधिनियम बनाया, PWD 1995। अब उसमें PWD 1995 के तहत क्या हुआ कि इसमें क्या हुआ, जो भी विकलांग व्यक्ति है उसको क्या है, समान अवसर दिया जाएगा, उनका जो अधिकार है उसको संरक्षित करना, और देश के विकास में क्या, उनको पूर्ण भागीदारी का जो है अवसर दिया जाएगा, ठीक है। अब आइए देखिए, इसके बारे में हम पढ़ते हैं। इसके बारे में क्या है कि यह अधिनियम लोकसभा द्वारा दिनांक 12
दिसंबर 1995 को पारित हुआ। देखिए पीडब्ल्यूडी एक्ट जो है वो कब हुआ, तो आपका 12 दिसंबर 1995 को जो है पारित हुआ और 7 फरवरी 1996 को लिपिबद्ध किया गया। देखिए पारित और लिपिबद्ध में बहुत अंतर होता है स्टूडेंट, ठीक है। पारित हुआ यानी कि आपका जो है 12 दिसंबर को जो इसको मतलब पारित किया गया, यानी अब इसको जो है लागू नहीं, जैसे ओरल बोल दिया गया, जैसे मैं क्या हूँ, मैं बोल दूँ कि नहीं कल आप लोगों का जो है सेकंड पेपर का क्लास लूँगी, तो ये क्या हुआ, आप मैंने ये पारित किया, ओके। लेकिन हाँ अगर लेकर फिर यूट्यूब पर उसको मैंने डाल दिया तो यानी वो क्या हो गया, लागू हो गया, ठीक है, या लिपिबद्ध हो गया। तो देखिए 7 फरवरी 1996 को क्या लिपिबद्ध किया गया। यह अधिनियम निःशक्त व्यक्तियों को देश के उत्पादक नागरिक बनाने के लिए सेवाएं देने, सुविधा एवं समान अवसर प्रदान करने एवं राष्ट्र निर्माण में उनकी पूरी सहभागिता सुनिश्चित करने की दिशा में एक ठोस उपलब्धि या कदम है, ठीक है, कदम बना लीजिए, कदम है। यह इन उद्देश्यों की पूर्ति हेतु केंद्र एवं राज्य सरकार, स्थानीय निकायों की जिम्मेदारी की व्याख्या क्या करता है। इस अधिनियम के अंतर्गत निःशक्त व्यक्तियों के अधिकारों और सुविधाओं के विषय में जो है दृष्टि चर्चा की गई, यानी दृष्टि हो गया पर दृष्टि चर्चा की गई तथा रोकथाम और पुनर्वास को बढ़ावा देने संबंधित विभिन्न पहलुओं पर जो है इस पे में जो है विचार किया गया। उसमें क्या था, आपका शिक्षा था, व्यावसायिक प्रशिक्षण था, ठीक है, रोजगार है, आरक्षण है, अनुसंधान मतलब कि जो है शोध करना, यानी एक विकलांग व्यक्ति भी क्या है अगर वो शोध कार्य करना चाहता है तो वो शोध कार्य कर सकता है। फिर सामाजिक सुरक्षा, फिर क्या पुनर्वास, बेरोजगारी भत्ता, विशेष बीमा योजना और क्या गंभीर विकलांग व्यक्तियों हेतु जो है घरों की जो है स्थापना, उनके भविष्य की योजनाओं की जो है व्याख्या करना, इन सब चीज़ों को क्या किया गया, इस जो है पीडब्ल्यू एक्ट में जो है इनको शामिल किया गया, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, इसे पीडब्ल्यू एक्ट 1995 के नाम से जाना जाता है। इसे कई महत्वपूर्ण अध्यायों में बांटा गया है। तो देखिए पीडब्ल्यू एक्ट जो है वो क्या है आपके मतलब 13 अध्यायों में बटा है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, पहला अध्याय क्या है आपका प्राथमिकता, पहला अध्याय में क्या दिया, प्राथमिकता। तो प्राथमिकता में क्या है, तो उसमें दृष्टिहीनता को शामिल किया, अल्प दृष्टि, मानसिक जो है मंदिता, मानसिक बीमारी, श्रवण क्षति, गत्यात्मक विकलांगता और क्या है कुष्ठ रोग, ये सब क्या है प्राथमिक में है। अब ये देखिए अध्याय द्वितीय में क्या किया गया, अध्याय द्वितीय में जो है केंद्रीय संबंधी, ठीक, केंद्रीय संबंधी में समिति एवं कार्यकारी समिति, तो केंद्र में जो केंद्र के संबंध में जो है समिति बैठाई गई और कार्य समिति का भी गठन किया गया। फिर क्या है राज्य समन्वय एवं जो है कार्यकारी समिति, ये तीसरा अध्याय है। तो प्रत्येक हो गया, ठीक है, प्रत्येक राज्य एक सामान्य में समिति का गठन करेगा। इसे 23 अधिकारी और 5 जो है गैर अधिकारी जो है सदस्य बनेंगे, यानी राज्य समन्वय कार्यकारी समिति में क्या है आपका 23 जो है 23 अधिकारी और 5 जो है गैर अधिकारी जो है इस समिति का जो है गठन करेंगे, सदस्य रहेंगे। चौथा क्या है, रोकथाम एवं शीघ्र पहचान, यानी अगर कोई भी विकलांगता, चौथे अध्याय में क्या शामिल किया गया, अगर किसी भी तरह की जो है विकलांगता अगर पाई जाती है तो उस विकलांगता को तुरंत पहचानना और उसके रोकथाम का जो है प्रावधान किया गया। 5वें अध्याय में क्या कहा गया, 5वें अध्याय में ये बताया गया कि जो विकलांग व्यक्ति है उसको हम कैसे शिक्षा दीक्षा दे सकते हैं, उनके लिए कैसे विशेष कॉलेज का जो है स्थापना कर सकते हैं, इन सब चीज़ों पर जो है ध्यान दिया गया। छठा क्या है, रोजगार, विकलांग व्यक्तियों को हम कैसे रोजगार दे सकते हैं, जैसे कि वो जिससे कि वो क्या हो सके, सेल्फ डिपेंड हो सके, अपना जो जीविकोपार्जन कर सके, ये क्या 5वें छठे अध्याय में हो गया। फिर 7वां क्या, स्वीकार कार्य, यानी उनका मन जो है किस कार्य को करने के लिए स्वीकृति प्रदान करना, जिससे गवर्नमेंट के द्वारा जो है उनको कोई भी वो कार्य करना चाहते हैं तो उसके लिए क्या है उनको स्वीकृति प्रदान करना। फिर क्या अभिवेदीकरण, उनमें क्या है मतलब बिल्कुल कोई अंतर नहीं करना, उनको समान अधिकार देना। और 9वां क्या है, अनुसंधान एवं मानव संसाधन विकास, अगर कोई विकलांग व्यक्ति जो है किसी भी तरह का जो है खोज करना चाहता है तो वो क्या है सरकार जो है इसको जो है मतलब इस अधिनियम के तहत जो है उसको जो है सुविधा प्रदान करेगी। निःशक्त व्यक्तियों के लिए संस्थाओं को मान्यता देना, जो भी विकलांग व्यक्ति है उनके लिए जो है अगर वो कोई एजेंसी खोलना चाहते हैं तो उसके लिए जो है इस एक्ट के तहत उनको मान्यता प्रदान करना। गंभीर निःशक्तता के व्यक्ति के लिए संस्थाएं, यानी जो व्यक्ति या जो बच्चा जो है बहुत गंभीर है, मतलब वो चल फिर नहीं सकता, बिल्कुल टोटल जो है दूसरे के ऊपर डिपेंड है, तो ऐसे व्यक्ति और ऐसे बच्चों के लिए क्या करना चाहिए, उनके लिए भी अलग से जो है एनजीओ का जो है निर्माण करना चाहिए। फिर क्या 12वां अध्याय में क्या शामिल किया, निःशक्त व्यक्तियों के लिए प्रमुख आयुक्त, मतलब इसके लिए भी एक
एक आयुक्त का जो है निर्माण करना चाहिए। छठवां क्या है, सामाजिक सुरक्षा। ऐसे व्यक्तियों के लिए जो है सामाजिक सुरक्षा भी बहुत ज़्यादा जरूरी होती है, उसके लिए भी कानून में जो है प्रावधान बनाए गए। तो ये सब जो है 13 अध्याय जो है आपके PW एक्ट में जो है विकलांग व्यक्तियों के लिए क्या किया गया, शामिल किया गया स्टूडेंट। अब आइए देखिए हम राष्ट्रीय न्यास अधिनियम 1999 के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पे क्या है, आपका सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय भारत सरकार नई दिल्ली द्वारा संचालित यह अधिनियम ऑप्टिमम प्रमस्तिष्की पक्षाघात, मानसिक मंदिता और बहुनिशक्तता वाले व्यक्तियों के कल्याण के लिए राष्ट्रीय निकाय के गठन की व्यवस्था करता है। यह राष्ट्रीय निकाय एक ट्रस्ट होगा। इसमें क्या है, बहुनिशक्तता मतलब कि क्या हुआ, बहुविकलांगता मतलब एक से अधिक विकलांगता जो है पाया जाना, ठीक है, वाले बच्चों के लिए यह एक ट्रस्ट बनाने का जो है नियम का जो है वर्णन होता है। अब इस अधिनियम का क्या क्या उद्देश्य है उसके बारे में हम देख लेते हैं। तो इस अधिनियम का उद्देश्य क्या है, तो इसमें क्या किया गया कि विकलांग व्यक्तियों को अधिकार प्रदान करना कि वह यथासंभव स्वतंत्र रूप से उसे समुदाय के निकट रह सके जिसमें वह रहते हैं। यानी ऐसे बच्चे जो कि मतलब विकलांगता के कारण क्या होता है, कुछ लोग जैसे सोचते हैं ना, नहीं ये विकलांग है तो इसको हटा बढ़ा दिया जाए कहीं और, नहीं, अगर वो बच्चा जैसे डिपेंडेंट है, ठीक है, या व्यक्ति वो डिपेंडेंट है, अगर वो अपने मतलब उसी समाज में अगर रहना चाहे तो उसको क्या है वहाँ पर रहने दिया जाए। फिर क्या, विकलांग व्यक्तियों को सहयोग देने के लिए सुविधाओं को सुदृढ़ करना जिससे वह अपने परिवार में रह सके। ऐसे विकलांग व्यक्तियों को क्या करना चाहिए, जो भी गवर्नमेंट की तरफ से जो भी पॉलिसी आई है उस सुख सुविधा का जो है उसको मिलना चाहिए ताकि वो अपने परिवार में रह सके। क्यों, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि आर्थिक से अगर आप स्ट्रांग हैं, आर्थिक स्थिति आपकी स्ट्रांग है तो सब लोग आपको मदद करेंगे। तो जो गवर्नमेंट की तरफ से जो भी उसको आर्थिक सहायता मिलेगी तो उसकी वजह से क्या हो सकता है, वो अपने माता पिता पे जो है या अपने घर वालों पे जो है डिपेंड नहीं रहेगा, उसका लाभ मिलेगा तो वो अपने माता पिता अपने भाई बहन के साथ क्या है वह रह सकता है। फिर क्या, पंजीकृत संगठनों को समर्थन देना ताकि वह विकलांग व्यक्तियों के लिए के परिवारों में किसी भी कठिन समय में आवश्यक सुविधाओं की व्यवस्था कर सके। यानी मान लीजिए विकलांग व्यक्ति का जो है शादी हो गया, ठीक है, और उसके साथ कोई भी ट्रेजेडी हो गई, कोई भी घटना हो गई, तो ऐसे व्यक्ति का अगर पंजीकरण किया गया है यानी रजिस्ट्रेशन किया गया तो ऐसे व्यक्ति के जो है घर और परिवार को जो है जो भी सुख सुविधा है उसको क्या है उसको वहाँ तक पहुँचाना। ये सब क्या है, ये सब आपको उस समय उस PW एक्ट के अधिनियम का जो है उद्देश्य के लिए मतलब शामिल किया गया। फिर क्या है आपका विकलांग व्यक्तियों के माता पिता, ठीक है, हाँ देखिए, विकलांग व्यक्तियों के माता पिता या संरक्षक की मृत्यु हो जाने पर उनकी देखरेख और संरक्षण के उपाय कर सके, ठीक है। जो अगर विकलांग व्यक्ति का एक माता पिता या बच्चे के माता पिता या संरक्षक गुजर गए तो उस बच्चे या उस व्यक्ति का जो है जीविकापार्जन कैसे चल सके, इसके लिए भी क्या है इस एक्ट के तहत जो है उसको संरक्षक या संरक्षण जो है उसको प्रोवाइड किया जाएगा। फिर क्या, ऐसे विकलांग व्यक्तियों जिन्हें संरक्षण की आवश्यकता है उनके लिए ट्रस्टी और संरक्षकों की नियुक्ति की प्रक्रिया भी सुनिश्चित की जाएगी। फिर कोई भी ऐसा कार्य जो उक्त उद्देश्यों की पूर्ति करता है उसके लिए क्या है, यानी ऊपर जितने भी उद्देश्य हमने दिए 5 उद्देश्य दिए उसके लिए जो है PW एक्ट 1995 जो है इसमें कार्य करेगा। अब देखिए ट्रस्ट का कार्य क्या है, तो ट्रस्ट का कार्य भी देख लेते हैं। इसमें क्या, अभिभावकों, संरक्षकों और गैर सरकार संगठनों का पंजीकरण होना चाहिए। दूसरा क्या, लाभार्थियों को उचित सेवाएं प्रदान करने हेतु स्थानीय स्तर पर जो है समितियां का गठन, यानी जहाँ जहाँ मतलब जो है विकलांग व्यक्ति पाया जा रहा है वहाँ पे क्या एक समिति हो ताकि जो भी गवर्नमेंट की तरफ से जो भी पॉलिसी हो वो वहाँ तक विकलांग व्यक्तियों तक पहुँच सके। बेसहारा, निराश्रित और विकलांग व्यक्तियों के लिए संरक्षकों की नियुक्ति, आवास सेवाओं और अन्य सेवाओं की सहायता, घर पर भेंट देना और देखभाल का कार्यक्रम आदि, यानी जो भी आवास सेवा है वो सब क्या है उसके घर तक वो उस व्यक्ति तक वहाँ तक पहुँचना चाहिए। फिर क्या, विकलांग संबंधित जागरूकता, संवेदनशीलता एवं प्रशिक्षण सामग्री का विकास करना। फिर क्या, सामुदायिक हिस्सेदारी को सुनिश्चित करना। फिर है आपका कि न्यास के उद्देश्यों को प्रोत्साहित करने और बढ़ाने के अन्य कार्यक्रमों में सहभागिता। तो ये सब क्या, सब आपका जो था आप ये जो है न्यास कार्यक्रम के अंतर्गत ये सारे पॉलिसी जो है आपके आते हैं। सॉरी, वो वहाँ पर हम PWD बोलते थे ना, नहीं PWD नहीं, ये न्यास अधिनियम 1995 वाला है ना, तो उसको आप लोग यहाँ पर देख लीजिएगा। हाँ, ये ट्रस्ट के अनुसार चलता है स्टूडेंट, ठीक है। क्या है आपका, हाँ, न्यास अधिनियम
1995, 1999। तो इसके तहत जो है इतने सारे उद्देश्य को जो है पूरा किया गया। तो देखिए स्टूडेंट, आपका ये एक ही पेपर हम दे रहे हैं, लेकिन इससे आपके मैक्सिमम क्वेश्चन फर्स्ट आने ही आने हैं। ठीक है, तो आप लोग वीडियो को जो है लाइक और शेयर जैसे करना ना भूलें। बहुत जल्द जो है आप लोगों का सेकेंड पेपर का भी एक क्लास हम दे देंगे और थर्ड पेपर का भी। फोर्थ पेपर ऑलरेडी आप लोगों का हमने पर्याप्त दे दिया। फोर्थ पेपर आप लोगों का इसी चैनल पर अवेलेबल है और आप लोगों का फर्स्ट पेपर आज कंप्लीट हो गया। 2 दिन में आप लोगों को हम सेकंड पेपर भी दे देंगे स्टूडेंट। ओके स्टूडेंट, अपना ध्यान रखिएगा और मिलते हैं हम अगली क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टूडेंट। वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें और अपना वैल्यूएबल कमेंट आप लोग जरूर दीजिएगा स्टूडेंट। ठीक है, अपने वैल्यूएबल कमेंट आप लोग जरूर दीजिएगा कि आज की क्लास आप लोगों को कैसी लगी। ओके, मिलते हैं हम अगली क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टूडेंट।